दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में लेकर उपस्थित हैं आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रकाशित ये यूपी कांस्टेबल प्रैक्टिस बुक है, जिसमें कुल आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसके पहले की वीडियो में आपके 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, जो कि चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। वो आप वहाँ से 2 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, तीसरा आज होने वाला है। तो दोस्तों अगर 10 प्रैक्टिस में देखा जाए तो आपका ये 10 में से आपका तीसरा है आज के क्रम में। और इसमें दोस्तों हिंदी सामान्य ज्ञान ये प्रश्न करवाए जाएंगे और बाकी आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके सॉल्व करते रहें। चलिए फिर समय वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के पहले प्रश्न की अगर बात करें तो सामान्य जानकारी के तहत आपका पहला प्रश्न दिया गया है। यह है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज हैं जिनका जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला कथकली है। कथकली का जो संबंध है बल्लथोल हैं, ये बल्लथोल हैं। और दूसरे आपके हैं नारायण भी हैं और मेनन है, मेनन और उदय शंकर। ये दोस्तों इनका जो संबंध है ये कथकली से है। दूसरा आपका ऑप्शन आता है कथक से किसका संबंध है? तो कथक की अगर बात करें तो कथक में आपका बिरजू महाराज हो जाएंगे, बिरजू महाराज और बिंदाजी महाराज हो जाएंगे। और उसके बाद में लच्छू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे इसके। अब दोस्तों ये आपका दूसरा जो कथक दिया गया था इसके आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बिंदाजी महाराज ये हैं। सी विकल्प आपका आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर बात करें तो इसके हैं यामिनी हैं, दूसरे कृष्णमूर्ति हैं, कृष्णमूर्ति लिख लीजिए। और तीसरे जो हैं उनका नाम है सोनल मान सिंह। अब चौथा आपका ऑप्शन जो आता है ये मणिपुरी है। और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी के अंतर्गत जो संबंध रखते हैं वो शुक्र हैं, यानी शुक्र अमली सिंह हैं। दूसरा है आतम सिंह। तो दोस्तों ये आपके चारों विकल्पों में से आपको बता दिया गया कि कथकली के आपके जो हैं वो बल्लथोल हैं, नारायण मेनन है, उदय शंकर हैं। कथक के अगर बात करें तो बिरजू महाराज हैं, बिंदाजी महाराज हैं और लच्छू महाराज हैं। भरतनाट्यम का यामिनी कृष्णमूर्ति है और सोनल मान सिंह है। मणिपुरी का दोस्तों ये शुक्र अमली सिंह और आतम सिंह हैं। ये आपका प्रश्न पूछा गया बिरजू महाराज, और बिरजू महाराज का संबंध है वो कथक से है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो आपका केरल में है और वहाँ की साक्षरता महिला पुरुष सबकी अधिक है अन्य राज्यों की तुलना में। तो अब केरल एक एक करके देख लेते हैं। पहले केरल का है, तो केरल का जो आपका शिक्षा है यानी कि साक्षरता दर 94% है। दूसरा आपका मिजोरम आता है, लिख लेते हैं मिजोरम की बात करें दोस्तों तो मिजोरम का 91.3% है। इसी प्रकार त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा का जो साक्षरता दर वो 88.7 है। ये टॉप 3 स्टेट हैं जिसमें पहला स्थान केरल का आता है, दूसरा मिजोरम का आता है और तीसरा त्रिपुरा का आता है। बाकी इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपका केरल सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना में दोस्तों ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज। उसके बाद दूसरा आपका स्वामी विवेकानंद है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद है, इनका बेलूर मठ है। तीसरा आपका आता है, तीसरा विकल्प ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनका आर्य समाज है, आर्य समाज। और राजगोपाल
चट्टोपाध्याय इनका कोई समाज नहीं है। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन में इस तरह दिया गया है, यानी 4 विकल्प पूरे करने थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर बात करें तो तेल रिफाइनरी के लिए जो प्रसिद्ध है आपका, वो मथुरा में स्थित है और मथुरा रिफाइनरी है। तो ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई है 1982 में, इसकी 1982 में की गई है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका मथुरा में हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य दोस्तों जो होता है, ये आपका मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, और पैसे के उस रूप को कहते हैं जो करेंसी के रूप में होती है, और इससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री की जाती है। इसमें दोस्तों सिक्के भी हो सकते हैं, सिक्के भी होते हैं और नोट भी होते हैं कागज़ के, ये दोनों आते हैं। अब मूल्य का मापक होता है, अर्थात वो 10 का है, 100 का है, उसकी एक मात्रा होती है, और ये जो है भारत में इसको इन मुद्रा को रुपया कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका जो सही हो जाएगा, ये दोस्तों मूल्य का मापक हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये दुर्घटना कब हुई? तो ये दोस्तों ये दुर्घटना ज़्यादा दिन की नहीं है, और भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जो हुए हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, और उनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत, ये दिया गया प्रश्न में। इनकी दोस्तों जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना 8 दिसंबर को हुई है, 8 दिसंबर 2021 को, और तमिलनाडु का स्थान है कुन्नूर के पास में हुआ है। तो दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो दुर्घटना के समय में ये वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था वो था Mi-17V5, और इसमें कुल 14 लोग सवार थे उस समय, 14 लोग सवार थे। तो इसका फ़िलहाल उत्तर आपका हो जाएगा, वो डेट ही हमको बताना है। तो ये आपका 8 दिसंबर 2021 हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन ये बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? तो कौन थे? तो वो सिखों के जो गुरु थे वो आपके जहांगीर थे, 5वें गुरु थे और जहांगीर थे, उस समय इनको मार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और खेल दिवस की अगर बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 नवंबर है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये आपका 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके अन्य विकल्प भी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर कहता है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन पुराण आपका है ये दोस्तों मत्स्य पुराण हो जाता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के इतिहास कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है और पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या की अगर बात करें तो 18 है, और इन जिनमें ये 5 जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म, भागवत पुराण हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक भी है। ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता ये है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब इस विकल्प के साथ साथ और देख लेते हैं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये गीतांजलि है इनका, गीतांजलि, ये गीतांजलि के रचयिता हैं। उसी प्रकार फिर सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल हैं, और महात्मा गांधी है वो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने लिखा है वो हिंद स्वराज लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है, अर्थात बड़ा इमाम बाड़ा तो लखनऊ में है, ये सही है आपका। फिर दूसरा आता है
ये आपका निशात बाग, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा ये आपका इलाहाबाद लिखा गया है, जबकि ये गलत है, क्योंकि गलत हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें हुमायूं के मकबरों की तो दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली हो जाएगा तब सही होगा। और इसमें गलत बताना है तो गलत आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, गलत ही बताना है। तो ये दिल्ली में है और ये इलाहाबाद लिखा गया इसलिए गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12 आता है। 12 नंबर कहता है कि चंद्रप्रभा मृग वन जो है, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस ज़िले में है? तो चंदौली ज़िले में है। और इसकी स्थापना मित्रों 1957 में की गई, 1957 ईस्वी में की गई है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर की अगर बात करें तो कहता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है वो आपका खेल कूद के क्षेत्र में संबंधित है, खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है ये। और ये दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार पहले दिया गया। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, 15 खिलाड़ियों को कुल। और ये अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार ही दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि भारत में जो भारत कोकिला अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? यानी भारत की कोकिला किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अर्थात ये भारत कोकिला है। और स्वर कोकिला दोस्तों लता मंगेशकर जी हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं। और लौह महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी हैं। और उसके बाद आपका ये अगर भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल अगर कहा जाए तो पीटी उषा हैं। तो ये आपकी गोल्डन गर्ल हो गई, ये आपकी आयरन लेडी हो गई, और ये स्वर कोकिला हो गई, और ये भारत कोकिला हो गई। तो इसका उत्तर भारत कोकिला पूछा गया, सरोजिनी नायडू इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या नाम था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन उनका नाम था। और बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लगे हाथ, इसके कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, उनको भी देखते हैं। तो पहले जो थे ये आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीसरे राष्ट्रपति बने। और बीबी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। और श्री बी डी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये दोस्तों संबोधन जो करता है उपराष्ट्रपति को करता है। भारत का राष्ट्रपति है अगर तो ये उपराष्ट्रपति को करेगा। और ये इसके तहत किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो ये 56C के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, यानी उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? कुल 5 वर्ष का होता है कार्यकाल इनका। और अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। तो ये रहे आपके 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कहता है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों हैजा रोग से ये आंत प्रभावित होता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंत प्रभावित होता है, ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 नंबर कहता है 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया है? तो ऑप्शन दिया है बाराक ओबामा, एंजेलिना जोली और जेफ बेजोस या एलन मस्क। तो इन विकल्पों में से बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो एलन मस्क हो जाएगा। एलन मस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। 19 नंबर की बात करें तो कहता है कि मलेरिया की दवा क्विनोन
किस ब्रिज से प्राप्त की जाती है? तो वो दोस्तों सिनकोना के ब्रिज से प्राप्त की जाती है। सिनकोना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 नंबर कहता है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली आपका दोस्तों जो स्थित है वो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो 21 नंबर कहता है 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? क्या ऑस्कर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, निसार उपग्रह के नाम से जानते हैं, या लैंडसेट 9 के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑस्कर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ऑस्कर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर कहता है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, ये ध्यान रखना है, मीथेन गैस होती है। अब है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम जो आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 24 नंबर। 24 की बात करें तो कहता है कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कंडीशन है यह दुर्घटना में M1 17B5 हेलीकॉप्टर से हुई, ये आपका सही है पहला। दूसरा कहता है इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल थे। दोस्तों इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये कहता है कि दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन अड्डे से ये आपका बेलिंगटन नीलगिरी हिस्से में जाने के समय हुई थी, यानी नीलगिरी हिल्स जाने के समय हुई थी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इसके सभी कथन सही हैं। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों सही हैं और तीनों सही हैं बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखते हैं। 225 नंबर कहता है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो ये कैलकुलेटर जो आपका कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर की तर्ज पर कार्य करता है, पद्धति पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 26 नंबर। वो कहता है वो ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये गलनांक कहलाता है, ध्यान रखना है, गलनांक इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। दोस्तों इस परियोजना में कौन कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो दोस्तों ये आपका लाभान्वित वाले क्षेत्र जो है ये है बुंदेलखंड की क्षेत्र, बुंदेलखंड जो है लाभान्वित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है पूछा गया है। आलू दिया है, दूध है, अनाज है, मुर्गा है, तो इसमें कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछा गया है, तो आपका मुर्गा नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है मुर्गा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलन प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, ये बताया गया है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर कहता है कितने ताप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो ये इसका कितने डेसिबल होता है दोस्तों? तो डेसिबल की अगर बात करें तो 80 डेसिबल होता है, 80 डेसिबल इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर कहता है यह एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज का माध्यम होता है दोस्तों ये आपका बाइट में होता है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, इस तरह बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है आपका ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये
8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 से कहता है भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका सही जवाब मित्रों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, यानी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। क्या हो जाएगा? 33 का आपका सी हो जाएगा, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो चौथा स्थान है। चौथा स्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। तो कहता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? आपके ऑप्शन है सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा और सीवी रमन। इनमें आपको बताना है कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोस्तों सी राजगोपालाचारी को दिया गया है। इसका आप बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर। 36 नंबर कहता है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल अगर बात करें तो गोदावरी से गोदावरी नदी पर बना है। सबसे लंबा पुल बना है ये बताना है। तो ये आपका महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा नदी पर बना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 37 नंबर है। ये कहता है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? किसका योगदान नहीं होता है? तो दोस्तों वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कहता है मित्रों उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश वन निगम है जो कि इसकी प्रभावी संरक्षण का विकास और वनोपाय में वैज्ञानिक ये विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश में हुआ। और निगम जो है ये निगम का रूल है 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को वन निगम की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 25 नवंबर 1974। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब ये रहे दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अब आपका आगे हिंदी के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो हिंदी में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कहता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन अगर बात करें दोस्तों तो आपका ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होता है। चलिए अब 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कहता है 40 नंबर कहता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ये दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा या, रा, ला और वा। फिर 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कहता है यह है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 में यति होती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा गीतिका। अर्थात किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 12 से 14 पर यति होती है, तो गीतिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखते हैं। तो 41 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत का शब्द चुनना है जो कि विलोम युग में है। घात का प्रतिघात है, प्रसारण का संकुचन है, शाश्वत का सदैव और खग का मृग। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ये शाश्वत सदैव हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर कहता है 43 हो गया, 42 देख लेते हैं। 42 नंबर है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? विकल्प के रूप में दिया गया है। तो ये आपका 42 नंबर जो है ये अच्युत हो जाएगा। अच्युत इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 43 नंबर देखते हैं। अब ये है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए आपका जो शब्द हो जाएगा वो जीजी बिसा हो जाएगा। क्या होगा? जीजी बिसा। इस तरह लिखेंगे, ये आपका बी वाला करेक्ट होगा, जीजी बिसा। जीने की इच्छा यही हो जाएगा। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर कहता है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संख्या गमन का सही विच्छेद आपका सखी धन आगमन है। सखी धन आगमन है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं 45 नंबर पर। 45 नंबर कहता है कि जब किसी सामान्य बात का विरोध विशेष बात
से और विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए। चलिए प्रश्न एक बार पुनः कहते हैं। तो ये आपका है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपका ये अंतर्न्यास का अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर कहता है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो अशुद्ध वाक्य में आपका माता पिता पूजनीय नहीं होते, पूजनीय इस तरह लिखा जाएगा। यही आपका अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो बी वाला अशुद्ध हो जाएगा। चलिए अब 47 नंबर भी देख लेते हैं। 47 नंबर कहता है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो दोस्तों छायादार शब्द है वो शंकर का उदाहरण है, ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों 48 नंबर। 48 की अगर बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी विकल्प भाववाचक संज्ञा के रूप हैं। तो ये आपका रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा ये हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका 49 नंबर आता है। 49 नंबर कहता है कि नीचे दिए गए लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो इसका फिलहाल उत्तर आपका हो जाएगा 3-13 होना, संगठित होना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर कहता है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अगर देखा जाए तो गूलर का फूल होना का जो सही है वो दुर्लभ वस्तु से है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर कहता है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक प्रकार बताना है। तो इसमें आपका जो कारक प्रकार वो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 25 नंबर है, 52 नंबर है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये अस्थाई भाव हो जाएगा। क्या होगा, अस्थाई भाव हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है। 53 कहता है तिरंगा में कौन सा समास है। तो दोस्तों तिरंगा में आपका जो समास है वो द्विगु समास है, क्योंकि त्रि यहाँ जोड़ा गया है, त्रिगुण आपका द्विगु में आता है। इसी प्रकार चतुर्भुज है, 4 भुजाओं का समाहार, और त्रिफला 3 फलों का समाहार। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है कि अभ्यंतर का सही विच्छेद है। तो ये आपका किसी वस्तु का जो है भीतरी भाग, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर कहता है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो कौन सी बोली है दोस्तों, वो आपका वाराणसी में है, बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समूहवाचक शब्द में चिन्हित करना है। तो समूहवाचक की अगर बात करें तो आपका अस्तोक हो जाएगा, अस्तोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर कहता है जूही की कली कविता में कवि कौन है। तो ये आपका निराला है, निराला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर कहता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। और मिश्र वाक्य की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 59 नंबर है। यह शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज का जैसे अम्बुद होता है, इसी प्रकार विलोम बताने हैं। तो अम्बुद का ये सही अर्थ है कमल का जो बादल होगा, और ये आपका ये कमल का बादल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 60 नंबर है। 60 नंबर कहता है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये दोस्तों वो समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं देखने हैं। तो आपका योजक चिन्ह होता है, जैसे रात लिख दिए तो एक डैश लगा के दिन लिख दें, इस प्रकार आपका ये विपरीतार्थक में होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका योजक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर कहता है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची नहीं है वो उरग नहीं है, उरग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इस प्रश्न में पहले और अंतिम भाग को क्रमशः दिया गया है, जैसे वही ए वाला दिया है और उसके बाद लास्ट वाला दिया है। यानी अगर न्यूमेरिकल में देखा जाए तो 1 में दिया है और ये 6 में दिया है, उसको लेते हुए
यानी उसका ध्यान रखते हुए सेंटेंस हमको बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं 62 नंबर। और ये आपका दोस्तों पूरा हो जाता है। 62 नंबर का अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट आंसर, या साथ हो जाता है रा, वा, ला और या। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर कहता है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो ये दोस्तों आपका जो है अत्यंत है, अत्यंत। चलिए अब देखते हैं 64 से 68 नंबर। ये आपके गद्यांश पर आधारित होने वाले हैं और इस गद्यांश का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों गद्यांश में दिया गया है कि प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन जो शिक्षण संस्थाएं और आश्रम विद्यार्थियों के चौमुखी विकास को ध्यान देते हुए आज की स्थिति भिन्न है और वर्तमान जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है सिर्फ उसकी डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। और आज का अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वह अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते और वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं को राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने के लिए असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों की जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठ करके और राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों इस शिक्षा प्रणाली का जो व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को बेरोजगार उपलब्ध हो सके। चलिए अब 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर कहता है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो कौन सा था? तो दोस्तों आपका ये भारत हुआ करता था प्रमुख केंद्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर कहता है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर 66 नंबर देख लेते हैं। तो 66 नंबर कहता है नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर कहता है कि नवीन शिक्षा प्रणाली का व्यावहारिक जो शिक्षा पर बल है वो दिया जा रहा है ताकि क्या हो। तो ये दोस्तों है आपका विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर कहता है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो आपका ये हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 69 नंबर कहता है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो बी भाग को चिन्हित कीजिए। अब दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आपका दिया गया है अनेक अध्यापकों को, शिक्षाविदों और भाषा शास्त्रियों को का सहयोग मिला, कोई त्रुटि नहीं है। तो फिलहाल इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा अनेक अध्यापकों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 70 नंबर। 70 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, अर्थात प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी है? तो रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि यानी ध्रुव स्वामिनी नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये आपका 71 नंबर है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं। तो ये दोस्तों सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर कहता है कि वो बहुत मधुर गाता है। इनमें पर जो प्राविशेषण है ये शब्द का चयन करना है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत। चलिए 73 नंबर की बात कर लेते हैं। 73 नंबर कहता है यह निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये आपका किसको मिला है? तो आप ये है नामवर सिंह को मिला है।
नामवर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। आप 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं पर ये निहित है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों 75 नंबर है। 75 नंबर कहता है कि जिस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है। तो 16 जो मात्राएं दोस्तों होती हैं चौपाई में होती हैं, ध्यान रखना है। तो चौपाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये रहे दोस्तों आज के 75 क्वेश्चन। आई होप सेशन समझ में आया होगा। यदि सेशन समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।